बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोचो पाकिस्तान और मेज़बान मैं हूं मिसबाह से। नाज़रीन, आज के इस शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी के हवाले से। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, उससे पैदा होने वाले मसाइल और फिर कम होते हुए वसाइल। नाज़रीन, तरक्की पजीर ममालिक का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि उनकी आबादी में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान भी इन्हीं ममालिक में से एक है। आबादी के इतनी तेज़ी से बढ़ने के नुकसानात ये हैं कि आवाम को बुनियादी सहूलतें भी मैसर नहीं होती। जब वसाइल कम और लोगों की तादाद ज़्यादा होगी तो अवामी मुश्किलात भी यकीनी तौर पर बढ़ेगी। नाज़रीन, 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 14 करोड़ थी और 1985 से 2015 तक बेरोज़गारी की शरह 5.46 से 47% के लगभग रही। नाज़रीन, 19 साल बाद मुल्क में हालिया छठी खाना मरदमशुमारी की गई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 20 करोड़ से भी तजावुज़ कर गई और 2015 से 17 तक बेरोज़गारी की शरह 7.80% तक जा पहुंची। नाज़रीन, अगर आबादी इसी नौयत से बढ़ती रही तो बेरोज़गारी की शरह में मज़ीद इजाफा हो जाएगा और हम आबादी और वसाइल में तवाज़ुन बरकरार रखने में नाकाम हो जाएंगे। सवाल ये है कि क्या हम आइंदा 15 सालों में मज़ीद 50 मिलियन अफराद को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के काबिल हो जाएंगे? इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। तारुफ करवाती चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं तलहा फारूक साहिब, जिनका ताल्लुक जो है वो शोबा समाजियात से है, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद इकबाल साहिब, जो कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो में तशरीफ़ लाने के लिए। नाज़रीन, इसी मौजू के ऊपर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे, अपने मेहमानों से सवालात भी पूछेंगे, उनकी राय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पॉपुलेशन के ऊपर तैयार की गई अमीन हैदर की रिपोर्ट। पाकिस्तान भी इन्हीं तरक्की पजीर ममालिक में से एक है जहां आबादी में मुसलसल इजाफे की वजह से आवाम को बुनियादी सहूलतें भी मैसर नहीं हैं। वसाइल कम और आबादी ज़्यादा होने की वजह से अवामी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की आबादी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इसकी वजह से जो आम आवाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल में इजाफा होता चला जा रहा है। जैसा कि यानी कि एक छोटा घराना जो है उसमें बच्चों की तादाद ज़्यादा हो जाती है और एक आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने सारे बच्चों को तालीम देना। आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे पीने के लिए साफ़ पानी, रहने के लिए घर, खाने के लिए रोटी और इलाज के लिए दवा तक नहीं मिलती। शहरी आबादी बढ़ने की वजह से शहरों में मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और मरीज़ों को आप देखें तो अस्पताल में अद्वियात मैसर नहीं है। रश ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनको वहाँ पर जगह दरकार नहीं होती है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि मज़ीद कुछ अपना किरदार अदा करें। बेरोज़गारी के बढ़ने की वजह से जहाँ मुल्क में बेचैनी में इजाफा हुआ है, वहीं जराइम की शरह भी बढ़ गई है। अगर हम कंपैरेटिवली अगर आज से कोई 2 दहाइयाँ पीछे चले जाएँ तो इस बात के हवाले से बाशऊर लोग हमें ज़रा कम नज़र आएंगे कि जो इस चीज़ को इतना इम्पॉर्टेंस देते हों कि हमारे वसाइल हमारी आबादी के साथ मुताबिकत नहीं रखते, तो हमें उस हिसाब से अपनी आबादी को लेकर चलना चाहिए। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जिसकी कुल आबादी तकरीबन 21 करोड़ तक जा पहुंची है। लम्हा फिक्रिया ये है कि अगर इसी रफ्तार से आबादी में इजाफा होता रहा तो हम वसाइल और मसाइल में तवाज़ुन खो बैठेंगे। कैमरा टीम के साथ अमीन हैदर, प्रोग्राम सोचो पाकिस्तान। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इकबाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, वसाइल में तो यकीनी तौर पर इतनी तेज़ी से इजाफा नहीं हो रहा, तो हुकूमत जो है वो आबादी और वसाइल में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कौन सी हिकमत अमली अपनाएगी? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में मदऊ किया। जहाँ तक हिकमत अमली की बात है, हिकमत अमली तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आपने एक स्लोगन सुना होगा, छोटा ख़ानदान पढ़ा लिखा पाकिस्तान, बच्चे 2 ही अच्छे। ये स्लोगन बेसिकली उन लोगों के लिए था जिनके वसाइल इंतहाई महदूद थे। अब जिनके पास वसाइल ज़्यादा हैं वो बच्चे ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। अगर एक ख़ानदान अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकता है, अच्छी तालीम दे सकता है, अच्छा उनको खिला पिला सकता है, तो वो बच्चे ज़्यादा पैदा करें। हमें बच्चे पैदा करने से प्रॉब्लम नहीं है। देखें, जो इस वक्त लोग अपने कदमों पे थोड़े बहुत खड़े हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम बड़े बड़े मंसूबे शुरू कर रहे हैं। हालिया दौर में करंट सिचुएशन के मुताबिक हमने एक CPEC प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका आपको बखूबी अंदाज़ा है कि आने वाले वक्तों में जब अपने पाया तकमील को पहुँचेगा तो उसके कितने फ़ायदे होंगे, उससे हमारी आवाम कितनी मुस्तफ़ीद होगी, कितने नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। देखें, बात यह है, इसी हवाले से हमने एक चाइल्ड प्रोटेक्शन लेबर यूनिट शुरू किया।
तलहा साहब, आपकी जानिब आऊँगी। बढ़ती हुई आबादी के जो मिसाल हैं, इसकी वजह से लोगों के रवैयों में किस हद तक तब्दीली है? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मिसबा, आपने इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम सबको जो है सोचने पर भी आपने मजबूर किया और हमें दावत भी दी। मिसबा, बात इस तरह से अभी इकबाल ने भी जिस तरह बात की, थोड़ा सा मैं पहले उसका बताता चलूँ। ये जो वसाइल का है ना, हमारा मसला पॉपुलेशन ग्रोथ का तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी मसला है। बैरूनी ममालिक में हम देखते हैं तो इटली ने टैक्सेस लगा दिए कि इटली ने प्रॉपरली, यूरोपियन कंट्रीज़ ने उनकी आबादी कम थी तो उन्होंने बढ़ाने के लिए तरह तरह के आपको डिफरेंट मतलब मराहत दी। अगर आप एक से ज़्यादा बच्चा वहाँ पर पैदा करने के काबिल हैं तो आपको हर दफ़ा एडिशनल कुछ अलाउंस मिलता है। और इसके बरक्स इसी तरह चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, ताकि जो बड़े शहर हैं जहाँ आबादी बढ़ती जा रही है वहाँ पर वसाइल और मसाइल और आबादी, इनका एक तवाज़ुन जो है उसको बरकरार रखने की कोशिश की जाए। आपका जो रवैयों से ताल्लुक़ जो आपका सवाल था, ये बहुत पुरानी थीरीज़ हैं सोशियोलॉजी में, 1938 से इस पर काम हो रहा है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो बहुत मुश्किल टर्मिनोलॉजी हो जाएगी, लेकिन उसका जो खुलासा है वो ये है कि जैसे जैसे आवाम बढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे डेंसिटी में इजाफा होता है, वैसे वैसे ही आपका एग्रेशन लेवल बढ़ता जाता है। ये इन दोनों में जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे जैसे आप एक से ज़्यादा, ये इसकी मिसाल आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि अगर एक खाली बस जा रही है, उसमें अगर एक इंसान बैठा है तो जो दूसरा इंसान आएगा वो उसके साथ नहीं बैठेगा, उसकी अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश होती है कि वो अलग जगह पर जाकर बैठता है। और जब वो बस भर जाती है तो एग्रेशन का लेवल, टेम्परेचर और बहुत से इस किस्म के इसके अंदर फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज होते हैं, और फिर नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे आपका एग्रेशन लेवल बढ़ता है और रवैयों में वाज़े तौर पर तब्दीली दिखाई देती है। इकबाल साहब, देही इलाकों की शहरों की जानिब जो तेज़ी से नकल मकानी है, इससे शहरी आबादी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, तो क्या आपकी गवर्नमेंट जो है वो देही इलाकों में ही सहूलतों को यकीनी नहीं बना सकती ताकि लोगों का जो इतनी तेज़ी से बढ़ता हुआ रुझान है शहरों की जानिब वो थोड़ा कम हो जाए? देखें, जहाँ तक आपका यह सवाल है ना कि देही इलाकों के लोगों का शहरों की तरफ जो रुझान है आने का, इसको रोका जा सके तो यह पॉसिबल नहीं है। ये रुझान ना कभी रुका था ना ही इकबाल साहब, अगर उनको वही जो जरूरियात हैं उनकी नीड्स हैं वो वहाँ पे फ्राहम कर दी जाए तो यकीनी तौर पर उनको रोका तो जा सकता है। सवाल का मैं जवाब देता हूँ आपको। जो मैं बात कर रहा था कि इस रुझान को पहली बात है रोका नहीं जा सकता। इस बात को मैं इस तरह आपको बताना चाहूँगा कि जब से ये दुनिया पैदा हुई है ना, इंसान की ये फितरत है वो हरकत करता है, क्योंकि वो ख़ुद में मस्बत तब्दीली देखना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि वो तरक्की करे। अब देहातों में चाहे ये सहूलतें सारी मौजूद हों या ना हों, वो शख्स जिसको उन सहूलतों से भी ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है शहरों में, तो वो ज़रूर आएगा शहरों की तरफ। अब हुकूमतों के पास ये जवाब कभी नहीं होता कि वो किसी को ज़ोर ज़बर से ये रोक दें कि भाई आप जो देहातों में आपको सहूलतें दी गई हैं आप सिर्फ उन्हीं से मुस्तफ़ीद हों, लिहाजा अपने शहरों की तरफ नहीं आना। अगर एक इंसान फिर भी आना चाह रहा है, उसको तरक्की के ज़्यादा मौके शहर में नज़र आ रहे हैं, तो वो आएगा। तरक्की के मौके अब जो आपका सवाल है ना कि जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनकी वजह से शहरों में आने के बाद, इसका हल हमने ये ढूंढा है कि जैसे वो आते हैं हम अपना एक प्लान बनाते हैं कि इस वक्त शहर की आबादी कितनी हो गई है। उस हवाले से हम अपना क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ठीक करते हैं, हम जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा कि हुकूमत पंजाब ने जैसे ही लाहौर की आबादी बढ़ती गई, आए दिन नई फोर्स मुतारफ़ करवाई, डॉल्फिन है, लीड फोर्स है, इस तरह की फोर्स मुतारफ़ करवा के हम नौजवानों के लिए मौके अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं जॉब करने के। जो बात आप कर रही हैं देहाती इलाकों में कि वहाँ भी इनको ये सारी सहूलतें दी जाएँ, डेफिनेटली हमारी हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि वहाँ पे साफ़ पानी मुहैया किया जाए। वहाँ पे हर 10 किलोमीटर, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे हम उसको हर सहूलत मुहैया करें। जैसे कि हर 10 किलोमीटर तक हम स्कूल बना कर दें उनको, हम उनको हॉस्पिटल दें। इकबाल साहब, 10 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है, 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक भी स्कूल। देखिए, हमने ये मनसूबे शुरू किए हुए हैं। आप ये कसोर वाली साइड से चले जाएं, लाहौर का जो डिवीजन है इधर आसपास आप चक्कर लगाएं, ठीक है। हमने ये मनसूबे शुरू किए हुए हैं कि 10 किलोमीटर की उम्मीद है कि मुकम्मल हो जाएंगे। देखिए, ये जैसे सारा सीन चलता है बजट के हिसाब से। अगर बजट ज़्यादा हो तो हम वो जो क्राइटेरिया है उसका बढ़ा देते हैं। अगर बजट कम हो, हम अब देखें ना, प्रोसेस शुरू किया है हमने, साफ़ पानी की टैंकियों का प्रोसेस शुरू किया है, निकास का जो निज़ाम है उसको बेहतर करने का प्रोसेस शुरू किया है। उसके बाद जो किसान, छोटे किसान देहातों में होते हैं, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए, उनकी शिकायत दूर करने के लिए हमको कर्जे वगैरह दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप देखें कोई भी अमल है ना, कोई भी
कोई भी अमल जब शुरू किया जाता है तरक्की का, तो वो किसी एक जगह से शुरू किया जाए, फिर आहिस्ता 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 वो पूरा एरिया कवर कर लेता है। फिर एक दिन आता है कि जब हम अपने ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचा लेते हैं। इकबाल साहब, मिसबा, इसमें नॉट टू निगेट योर पॉइंट, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी मुमकिन है, ये बैरूनी ममालिक में इसकी मिसालें मिलती हैं और वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बैरियर लगा दिए हैं कि ये बड़े शहर हैं, इनके अंदर इमिग्रेंट्स का जो मसला है ना, इनमें नए लोग ना शामिल हों मज़ीद, ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। ये बात तो हमें भी तस्लीम करना पड़ेगी कि बतौर कौम जो है वो हम अखलाकी ज़वाल का शिकार हैं। आपने जैसे अखलाकी रवैये की बात की, तो क्या आप समझते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह जो है वो अखलाकी तरबियत का फुकदान भी है? अच्छा, जब जैसे जैसे मैं थोड़ा सा आपके टॉपिक से भी इसको रिलेट करता हूँ कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है ना, वैसे वैसे लोगों के जो हैं वो टेंडेंसीज़ या उनकी डिफरेंट रुझान जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसकी एक बहुत ही हमारे रोज़मर्रा से मिसाल नहीं मैं दे रहा, ये कुछ हमारे इस्लाम में भी है ना कि कुछ फ़र्ज़ किफ़ाया होता है। मैंने बाकायदा ऐसी मसाजिद देखी हैं जहाँ पर रमज़ान के दिनों में एतकाफ़ बैठने के लिए लोग नहीं मिलते, क्योंकि लोगों का ख्याल होता है कि कोई ना कोई तो बैठ जाएगा। इट इज़ बिकॉज हमें पता ही नहीं, हम लोगों को जानते ही नहीं। जैसे जैसे आप लोगों को जानना कम कर देंगे ना, वैसे वैसे आपका लोगों की तरफ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके हकूक़ और फ़राइज़ हैं, उनकी तरफ से आप आहिस्ता आहिस्ता नेग्लिजेंट होते जाएंगे। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, ये जो आप अखलाकी रवैये की बात कर रही हैं ना, इसका फुकदान है। इसका सबसे जो मेन मसला है वो है कि आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर आपका बच्चा कहीं उठ रहा है, बैठ रहा है, आपको चाहिए कि उसके ऊपर नज़र रखें कि इसकी कंपनी कैसी है, इसके दोस्त कैसे हैं। अगर कोई ख़ानदान, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो उसको फ्री ना छोड़ दें कि बस हमारा बच्चा पढ़ रहा है, शायद बहुत ज़्यादा पढ़ने जा रहा है। इसके इर्द गिर्द के दोस्तों के ऊपर नज़र रखो, इसके दोस्त कैसे हैं, इसका वर्कआउट कैसा है, ये बाहर जाके क्या करता है, क्या नहीं कर रहा। ये बज़ाहिर बहुत बेसिक लेवल की बात लग रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारा ये जो ट्री होता है ना, जो डिफरेंट लेवल्स है सोशलाइजेशन के, बिल्कुल बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो गौर करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच आप दोनों का। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे साथ 2 नए मेहमान मौजूद होंगे।